एवरीवन, वेलकम टू लीगल विद रिद्धि। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टेट की सुप्रीमेसी उसकी अपनी कंट्री पे तो होती ही है। कंट्री माने तो आप इसको मैप को देख सकते हैं। इंडिया की सोवरेनिटी, इसके इंडिया के पूरे जितना एरिया है, टेरिटोरियल एरिया, जितनी जगह है इंडिया के इस मैप में, उस पर तो होगी सही। गवर्नमेंट उस पर तो लॉ बनाएगी, लेकिन क्या सिर्फ इतने ही हिस्से पे होगी? आसपास का जो इंडिया को सराउंड करता हुआ समुद्र है, मतलब सी है, क्या उस पे भी होगी? क्या इंडिया उसके लिए भी लॉ बनाएगा? अगर हम आज सी पे कोई चीज यूज कर रहे होते हैं या कोई सामने वाली स्टेट अगर वहां से गुजरती है, तो क्या हमारा कितना अधिकार बनता है, हम कितना रेगुलेट कर पा रहे हैं उस चीज को, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है? तो यही सब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सी में। लॉ ऑफ सी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों है। अगर आप लॉ के बैकग्राउंड से हैं तो आपने सुना होगा इसे इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि एक उसका मेजर पार्ट है। और अगर आप लॉ के बैकग्राउंड से नहीं है तो भी ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आखिर हम सी को रेगुलेट कैसे करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। आज का ये वीडियो डील करेगा हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ सी से, कि कैसे लॉ ऑफ सी इवॉल्व हुआ और कैसे बना, हमने उसमें क्या क्या चीजें ऐड करी। आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे टेरिटोरियल सी के बारे में, कंटेजियस जोन के बारे में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बारे में और हाई सीज के बारे में। ये बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन है ये बहुत इजी। तो इतना इससे डरने की या फिर इसको इतना वो समझने की ऐसी जरूरत नहीं है कि ये काफी वोकेब में बड़े हैं। जिन्हें आता है ये टॉपिक, उन्हें तो पता ही होगा। तो अभी इसे हम रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं इन वीडियोस को, इसे हम समझने के लिए ले सकते हैं और एक ऐसे नॉर्मल नॉलेज के लिए भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, आपको कुछ नया जरूर पता चलेगा। अब लॉ ऑफ सी का आप समझे होंगे कि हमें लॉ बनाने की जरूरत क्या है और ये क्या चीज से डील करता है, इसका वर्ड बताता है। तो इधर समझते हैं क्या होता है ना, पूरा वर्ल्ड है। अब इस वर्ल्ड में सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में इतनी जरूरतें नहीं थी, क्योंकि जरूरत कम थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इतनी डिपेंडेंट भी नहीं थी। सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी इश्यूज थे कि अगर युद्ध होता है तो हम नॉर्मली लैंड वाइज तो युद्ध करते थे, बहुत सारे युद्ध हमें पता होते हैं, राजा महाराजाओं के बीच में चलते थे। लेकिन क्या दूसरी कंट्री समुद्र पार करके युद्ध करेगी? तो इसके लिए उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो ऐसे सीन में इतनी जरूरत कानून की पड़ती नहीं थी। पर जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हमारे लॉ की जरूरतें बढ़ जाती हैं और लॉ भी इवॉल्व होता है। अब क्या होता है ना, 18वीं सेंचुरी के टाइम पे ये सब चीजें काफी नॉर्मल थी। तो यहां से शुरुआत होती है लॉ ऑफ सी की। इस समय ये माना जाता था कि सी जो है वो एक तरीके से, हम इसे ऐसे समझते थे कि फ्रीडम ऑफ सीज से, मतलब ये पूरा सबका है और हमें इस पे रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। और उस टाइम पे जो लॉज थे वो इस बात पे गवर्न किए जाते थे कि स्टेट का कितना कम, मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस रखें हम सी के लॉज सीज पे, जिसको हम कहते हैं लेजिस फेरे। तो लेजिस फेरे या फिर हम कहें कि नॉन रेगुलेशन, ये एक मेन बेसिस हुआ करता था किसी भी लॉ का। अब समस्या क्या हुई, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ह्यूगो ग्रोशियस जो हमारे फादर माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के, उनके टाइम पे लॉ ऑफ सी काफी इवॉल्व हुआ। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है ना कि मिलिट्री एस्पेक्ट्स आ गए, आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ने लगी सी में, तो ऐसे में आपको रेगुलेट करना जरूरी हो गया। अब आपको लॉ तो बनाना पड़ेगा कि अगर इंडिया है और इंडिया का पास का समुद्र है, तो मैं एक अगर इंडिया को सिग्निफाई कर रही हूँ, तो वहां से इंडिया को क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। तो क्या कोई और कंट्री भी उस एरिया से आके मिनरल्स लेके जाएगी? या फिर अगर कोई मिलिट्री टैंक है या मिलिट्री वो है, तो क्या वो वहां पे आ पाएंगे? क्या मेरी परमिशन, मतलब इंडिया की परमिशन के बिना क्या वहां पे किसी और की वारशिप्स आएंगी? तो ऐसे काफी सारी सिचुएशंस होती गई कि बहुत सारे हमारे मिलिट्री इस एस्पेक्ट्स बढ़ गए, हमारा है ना ये मिनरल्स का नीड बढ़ गया, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, हमें सी से काफी जरूरतें बढ़ गई, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ी, इवोल्यूशन हुआ और टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट नीड पड़ गई लॉ ऑफ सी की। अब सिचुएशन तब तक बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि लॉ बन रहे थे लेकिन सब कुछ डिसऑर्डर था, कुछ प्रॉपर नहीं था। तो यहाँ पे आता है यूएन कन्वेंशन। 1958 एंड 1960 में जेनेवा में दो मेजर कॉन्फ्रेंसेस की गई। अब ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस लॉ ऑफ सी के लिए थी। पहली कॉन्फ्रेंस जो 1958 में हुई, वो चार उसमें मेजर टॉपिक थे। पहला वो कॉन्फ्रेंस थी कंटेजियस जोन पे एंड टेरिटोरियल सी पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए, फिशिंग एंड कंजर्वेशन उसके लिए,
कंजर्वेशन ऑफ फिशिंग एंड उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी चीजें हैं उसके लिए, और हाई सीज के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन हाई सीज। तो ये 4 चीजें थी हमारी 1958 की जेनेवा कॉन्फ्रेंस में। 1960 में कॉन्फ्रेंस करी गई, वो की गई ब्रेथ को डिसाइड करने के लिए टेरिटोरियल सी के। अब ये क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ सी किस तरीके से गवर्न होता है, इसमें क्या क्या है। तो इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और यहाँ पे एक जैसे पहाड़ है, ये एरिया खत्म हो जाता है। कॉन्टिनेंटल जो हमारा जो कोस्टल स्टेट है वो यहाँ खत्म हो रही है। ये हमारी कोस्टल स्टेट है जो पहाड़ है। अगर ये यहाँ पे हमारा कोस्टल स्टेट क्या होता है, वो कंट्री जिसके आसपास समुद्र है हम उसे कोस्टल स्टेट कहते हैं। तो वो जो उसका जो लैंड है वो वहां खत्म हो रही है, उसके बाद समुद्र आ रहा है। तो उस कोस्टल स्टेट से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक हम टेरिटोरियल सी को मानते हैं। यहाँ पे स्टेट का सुप्रीम हक होता है, सोवेरेनिटी होती है यहाँ पे। मतलब आप कुछ भी लॉज बना सकते हो इस एरिया के लिए, इनोसेंट पैसेज को छोड़ के, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी इस पे बात करते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स का हो गया टेरिटोरियल सी। इसके बाद उस 12 नॉटिकल माइल्स के आगे के 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब अगर मैं कोस्टल स्टेट का जो हिस्सा जहाँ खत्म हो रहा है वो स्टेट, उसको हम बेस लाइन मानेंगे, तो उस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक लूं तो वो होता है कंटेजियस जोन। इसमें स्टेट के अधिकार और रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे पास सोवेरेनिटी है हमारे टेरिटोरियल सी में, पर कंटेजियस जोन में थोड़े कम है, मैं कुछ ही चीजों में लॉस बना सकती हूँ। कंटेजियस जोन के बाद का जो हिस्सा है, मतलब बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो हिस्सा है उसे मानते हैं ईईजेड, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। यहाँ पे मेरे राइट्स, स्टेट के राइट्स, कोस्टल स्टेट्स के राइट काफी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं पहले से। अब और रेस्ट्रिक्टेड आप यूज कर सकते हो उसका। उसके बाद आता है हाई सीज। हाई सीज मतलब बाकी की बची हुई पूरी जो सी होती है उस पे जो अधिकार होता है, फ्रीडम होता है, वो नॉर्मली सभी का होता है। तो उससे क्या लॉज रिलेट करते हैं वो अलग होता है। इस पे किसी की सोवेरेनिटी नहीं होती, किसी की सुप्रीमेसी नहीं होती। अब ये तो हो गया एक बेसिक वो। अगर हम टेरिटोरियल सी पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि टेरिटोरियल सी को हम कैसे नापते हैं, तो हम उसे बेस लाइन से नापते हैं, तो ये सब बातें। पर इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप शायद समझ गए होंगे कि जो ये कॉन्फ्रेंसेस थी ये किस पे थी, टेरिटोरियल सी एंड कंटेजियस जोन, आप समझ गए होंगे। ईजेड बाद में कंसेप्ट इमर्ज होता है, वो भी आता है उसमें। हाई सीज हमने पहले कॉन्फ्रेंस में देखा, कॉन्फ्रेंस ऑन हाई सीज हुई। अब इसमें हम यूज करते हैं इसे तो फिशिंग एंड अदर कंजर्वेशन रिसोर्सेज, उसकी बात की। और उसके अलावा हमने बात करी कॉन्फ्रेंसेज ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि निचला हिस्सा होता है, वो भी हम जैसे डायग्राम में मेंशन था। अब इसको हम पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक को बाद में आने वाले वीडियोस में सब पे लॉस को पढ़ेंगे। पर अभी हम देखते हैं कि हिस्ट्री कैसे बना हमारा ये लॉ ऑफ सी। तो यहाँ तक तो 2 कॉन्फ्रेंसेस हो गई थी, पर ये कॉन्फ्रेंसेस के बाद भी काफी चीजें इतनी सॉर्टेड नहीं थी। तो हमारा आता है इंटरनेशनल लॉ का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्फ्रेंस। ये एमसीक्यूज में आता है कि इंटरनेशनल लॉ में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्फ्रेंस आज तक की कौन सी हुई है, तो वो है यूएन क्लॉज 3। यूएन क्लॉज 3 की शुरुआत, सबसे पहला सेशन होता है 1973 में। 1982 में जो कि उसका 11th सेशन था, उसमें हमने एक छोटा तो नहीं कहूंगी, काफी बड़ा मेजर ड्राफ्ट था, जिसे हम मेजर मैक्सी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट, वो हमने अडॉप्ट किया। वो जो ड्राफ्ट था उस ड्राफ्ट को काफी सारी कंट्री से साइन भी किया, और उसमें हमने मेजरली सी के सभी एस्पेक्ट्स को डील करा था। उसके बाद 1982 के वो कन्वेंशन के बाद हमारे पास एक मेजर डॉक्यूमेंट आ गया था, जिसे हम आज भी मानते हैं। अब क्या है ना, जब भी कोई कंट्री किसी कन्वेंशन को साइन करती है और फिर रेटिफाई करती है, तो उस कंट्री को उस कन्वेंशन के लॉज को मानना पड़ता है। आप उसे अपने वे में, अपनी कंट्री में आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। आप उसके विपरीत नहीं जा सकते, डेरोगेट नहीं कर सकते, आप एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया का भी इंडियन मैरीटाइम लॉज जो है वो काफी ज्यादा सिंक है, क्योंकि इंडिया भी उसकी एक रेटिफाइड सिग्नेटरी कंट्री है। अब ये कन्वेंशन एक मेजर कन्वेंशन है जो आज के हमारे टाइम पे डील करता है। अगर हम काफी सारे लॉज को देखते हैं कि हम टेरिटोरियल सी को 12 नॉटिकल माइल्स सी क्यों मानते हैं, तो उसमें वो चीज मेंशन है, और वो हमारे मैरीटाइम लॉ में भी है। तो ऐसे क्या हुआ, पर उसके बाद भी थोड़ी सिचुएशन बढ़ी, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज को प्रॉब्लम थी, जैसे यूके, यूएसए, ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज को थोड़ी सी इशू थी डीप सी बेड को रिलेटेड।
तो यहाँ पे उनका एक मिनी डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर हुआ था और वो सिचुएशन को डील कर रहा था। तो अब इसके बाद हमारे पास एक मेजर डॉक्यूमेंट हमारा था 1982 का कन्वेंशन। आगे आने वाले हर लॉ से अगर हम बात करेंगे तो हम आर्टिकल इसके देखेंगे और उसके बाद हमारे इंडिया की सिचुएशन की इंडिया में क्या होता है। तो यहां तक तो हमारे पास एक मेजर चीज हमारे पास आ गई थी, पर इसके बाद आता है हमारा टेरिटोरियल सी। अब क्या हुआ ना, 1982 तक तो ये सिनेरियो हो गया था, हमारे पास एक मेजर कन्वेंशन आ गया, अब हमारी कंट्रीज उस पर डील कर रही थी। पर अब आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर अब हमारे पास लॉज जो हैं हमारे, वो कैसे डील करते हैं। टेरिटोरियल सी में क्या होता है, कंटेजियस जोन में क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या है, ईईजेड एंड हाई सीज, ये एक मेजर चीजें हैं जो कि हमें लॉ ऑफ सी के अंदर कवर करनी है। आई होप आप समझे होंगे कि हिस्ट्री कैसे लॉ ऑफ सी इवॉल्व हुआ, कैसे हमें इतना बड़ा मेजर डॉक्यूमेंट मिला 1982 का कन्वेंशन। अब आप प्लीज आगे आने वाले सीरीज में जो वीडियोस हैं वो जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, ताकि आप लॉ ऑफ सी के पार्ट को आधा न छोड़े और पूरा कंप्लीट करें। लॉ ऑफ सी एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर चीज के लिए। तो यहां तक तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि कैसे हम इवॉल्व होते हैं। अब हम आगे आने वाले टॉपिक में बाकी सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। आई होप आप आगे आने वाले वीडियोस पक्का देखेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।